Hello students, welcome you all to Professor शीतल कुंदर Academy's ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये जो वीडियोस है आपको पता ही है कि सारा रिकॉर्डेड कोर्स होने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पे हैंड होल्डिंग दी जाती है जब तक आप हमारे पास एनरोल्ड है। दैट मीन्स अगर आप 15 डेज के कोर्स के लिए एनरोल्ड रहेंगे तो आप 15 डेज तक जो है हैंड होल्डिंग ले सकते हैं। अगर आप 30 डेज के कोर्स के लिए एनरोल्ड रहेंगे तो आप 30 डेज तक का हैंड होल्डिंग ले सकते हैं। एंड अगर आप 4 मंथ्स के लिए है तो वैसे रहेगा। बात यहाँ पे ये है कि यूजुअली हम हमारे यहाँ से मतलब जब भी स्टूडेंट बेस छोटा था और मुझे जब भी मैनेज हो पाता था, तो वो टाइम पे जो है मैं स्टूडेंट से बात करती थी एंड आई यूज टू मतलब ये बहुत अच्छा एक कम्युनिकेशन हुआ करता था। आई यूज टू लाइक दिस बिकॉज मुझे पता चलता था कि कहाँ पे स्टूडेंट्स में कमियां हैं जो कोर्स के थ्रू हम उसको पूरी कर सकते हैं, मतलब कितना लेवल तक स्टूडेंट्स के लेवल तक आके हम उसको पढ़ाई मतलब पूरा कर सकते हैं। सो अभी लेकिन इतना वक्त नहीं मिल पाता है। अभी बेसिकली स्टूडेंट बेस भी बढ़ गया है और मेरा भी सेबी रजिस्ट्रेशन होने की वजह से जो है मेरा थोड़ा सा काम बढ़ गया है टिल 3:30 एनीवेज आई एम बिजी। एंड उसके बाद भी थोड़ा सा कंप्लायंस वर्क रहता है, एवरीडे बेसिस पे अगर करेंगे तो शायद कंप्लायंस थोड़ा मतलब उसका बर्डन थोड़ा कम आता है और बाकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। तो इसके लिए हमने अभी जो टाइम रखा है स्टूडेंट्स के लिए वो 5 to 6 6:30 तक का है, जहाँ पे मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ। अगर आपको बैकएंड का कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई कोर्स दिख नहीं रहा है या कोई इश्यू है, तो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर शेयर्स है जिसके साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और अभी ये वीडियो में हम एग्जैक्टली क्या बता रहे हैं, तो मैं बताने वाली हूँ आपको हमारे स्टडी का एक प्लान बताने वाली हूँ। मतलब इस प्लान को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 1 या 2 अटेम्प्ट में निकल जाओगे। अभी मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हमारा जो कोर्स है वो 100% जो है आपको गारंटी दे रहा है कि आप हमारे पास आओगे तो हम आप पास ही हो जाओगे, क्योंकि बहुत बार मैटर करता है कि आपकी प्रेपरेशन कौन से लेवल पे हो रही है। 2-3 चीजें हैं जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहले तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं 70 to 80% स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि मैम हमारा जो न्यूमेरिकल्स है वो अच्छा नहीं है, या हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे काफी ज्यादा टाइम जो है वो एग्जाम में जा रहा है, तो इसकी वजह से हमारा एग्जाम का पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। और या तो थियोरी क्वेश्चंस जो है आप बहुत ज्यादा उसको पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आपने कोई एक एग्जाम दे के अगर हमारे पास आए रहेंगे, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 2 या 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं और वो लोग हमारे पास आए हैं, तो आपने नोटिस ये किया रहेगा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं डिफिकल्ट आपको क्योंकि आपकी वो प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन थियोरी क्वेश्चंस भी इतने आसान नहीं है। थियोरी क्वेश्चंस में भी इतने अलाइन टाइप के मतलब सिमिलर टाइप के जो ऑप्शंस आते हैं, यहाँ पे आपके कंफ्यूजन हो जाते हैं। जबकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो रहते हैं उसका स्पेसिफिक आंसर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि 10 + 20 आंसर 30 ही आने वाला है, वो 29 या 31 नहीं आएगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे अगर आपको ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है और आपको करंट मार्केट प्राइस दी हुई है और आपको पी रेशो दिया हुआ है, तो आप ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पी रेशो दिए निकालने का रहेगा और करंट मार्केट प्राइस दी रहेगी, और अगर आपको दिया रहेगा कि ईपीएस क्या है तो आप पी निकाल सकते हैं। वैसे ही बुक वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा वो कैसे कैलकुलेट करना है, अगर वो नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पे हैं। तो एज फार एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर कंसर्न, आप मुझे लग रहा है कि सही जगह पे है, क्योंकि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा दी है। तो न्यूमेरिकल आपके होने ही चाहिए अच्छे। सेकेंडली आप मतलब तो अभी एक बात हो गई कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं छोड़ने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल आपको करने ही करने हैं। उसके बाद केस स्टडी के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि केस स्टडी बहुत बड़ी आती है, उसको पढ़ना पड़ता है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, मतलब टाइम जाता है। तो जो आपको सेव करना है उसके लिए आप फिर थियोरी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगेन मुझे लगता है कि केस स्टडी के ऑलमोस्ट 10 11 12 क्वेश्चंस कुछ मैंने केस स्टडी के किए हुए हैं, तो उतनी जो प्रैक्टिस है उससे आप केस स्टडी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं और न्यूमेरिकल्स जो है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट वहां पे भी 50 कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं। तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को मत छोड़िए अगर आपको सही में अच्छा स्कोर करना है। और मतलब ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोला है कि मैम हम एक पॉइंट ऑफ मतलब एक बार प्रैक्टिस हमारी हो गई, पूरा कोर्स पढ़ लिया और जो आपने बोला था वो लेवल तक हमारी प्रिपरेशन हो गई, तो अभी हम प्रे करते हैं भगवान से कि हमें एग्जाम में जो है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल ही आए, क्योंकि न्यूमेरिकल एक्चुअली स्पीकिंग आपका टाइम किल नहीं कर रहे, तो आपका टाइम सेव कर रहे हैं और स्पेसिफिक आंसर भी दे रहे हैं। जबकि थियोरी क्वेश्चंस जिन्होंने पहले कुछ अटेम्प्ट्स दिए रहेंगे उनको पता होगा कि थियोरी क्वेश्चंस आर एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द एग्जाम। लेकिन आप डेफिनेटली यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चंस। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप न्यूमेरिकल कर दो और
हो गया अब आ जाओगे, नहीं, प्रिपरेशन इतनी करवाई है, कॉन्सेप्ट्स इतने एक्सप्लेन किए हैं कि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी, सॉरी थ्योरी क्वेश्चन जो है वो भी अच्छे से एड्रेस हो जाएंगे। कोर्स को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि जब तक आपको समझ में आ गया कि मुझे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं जो चैप्टर नंबर 8, 9, 10 में आएंगे, आपको समझ में आ गया कि थियरी क्वेश्चंस भी मुझे करने हैं जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर में आएंगे, लेकिन अभी इसको अप्रोच कैसे करना है? अप्रोच ऐसे ही होगा कि चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 13 आपको वीडियोस देखने हैं। हर वीडियो में मतलब हर चैप्टर में कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब जितने बन सकते हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब इतने बन सकते हैं उतने क्वेश्चन हमने बनाए हैं, उसको वापस वीडियो फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया हुआ है और उसको मॉक टेस्ट में भी रखा हुआ है। तो आपसे एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि आप वीडियोस देखिए, मतलब चैप्टर वाइज वीडियोस देखिए, चैप्टर वाइज क्यूएनए कीजिए, क्यूएनए की वीडियोस देखिए, और चैप्टर वाइज जो क्यूएनए के मॉक टेस्ट है वो करिए। पूरे 13 चैप्टर हो जाने के बाद जो है आप मिक्स्ड बैग मॉक टेस्ट के ऊपर आएंगे। मिक्स्ड बैग मॉक टेस्ट है उसको भी कीजिए। और परफेक्शन लेवल कितना आना चाहिए, मतलब आपको कैसे समझ में आएगा कि दिस इज द टाइम आई कैन बुक माई एग्जाम, बिकॉज इसको एक माइंडसेट के साथ ही पढ़ना है। माइंडसेट क्या है? एक स्टूडेंट का माइंडसेट, कौन से लेवल तक आपकी पढ़ाई होगी तो आप समझ सकते हैं कि मैं एग्जाम के लिए रेडी हूँ। एग्जाम का मतलब स्कूल के टाइम पे आपको ऐसा कोई तैयारी नहीं थी कि मैं इतना नहीं, स्कूल में एग्जाम डेट डिक्लेयर की जाती थी, उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होती थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन है कि आप जब भी तैयार हो जाओगे वो टाइम पे आप एग्जाम बुक कीजिए। और मेरा क्राइटेरिया ये है कि अगर हमारे मॉक टेस्ट जो है उसमें आपको 90% अबाव मिलते हैं तो आप एग्जाम के लिए रेडी है, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो आपको 90% अबाव जो है हमारे जितने भी मॉक टेस्ट है, फिर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हो या मिक्स्ड पैक मॉक टेस्ट हो, उसमें आने चाहिए। और आपका टाइम जो है, जो भी टाइम फ्रेम के लिए वो मॉक टेस्ट बनी है, जैसे 1 घंटे के लिए है या आधे घंटे के लिए, तो वो टाइम फ्रेम में वो मॉक टेस्ट कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम मतलब जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि हमने कितने क्वेश्चंस छोड़ने चाहिए या सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करो। अगर आपको लगता है कोई थ्योरी क्वेश्चन ऐसा आया है या कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको पता ही नहीं है, मतलब आप अभी अगर जो लगाने वाले हैं वो तुक्का लगाने वाले हैं, मतलब ओके ठीक है 10, 20, 30, 40 करके जो भी मुझे लगता है 100 आया वो मैं क्लिक करूंगा, तो ऐसा मत करो। अगर आपको आंसर नहीं आता है आंसर मत दो। ऑलमोस्ट 92 to 93 क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में अटेम्प्ट करो, 7 to 8 क्वेश्चन आप एग्जाम में छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या 98 तक अटेम्प्ट करते हैं और एक या आधे मार्क्स से जाते हैं। तो वही अगर सपोज यहाँ पे आपने थोड़ा सा मैनेजमेंट किया होता कि नहीं मुझे जो क्वेश्चन नहीं आते मैंने किए ही नहीं है, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो उतना भी तो आपका सेव हो रहा है, क्योंकि अगर आपने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो वहां पे भी नेगेटिव मार्किंग में भी आपके क्वेश्चंस मतलब आपके मार्क्स जा रहे हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। नॉट ओनली आपके आंसर राइट आने चाहिए, लेकिन आपके रॉन्ग आंसर्स के पीछे जो है 0.25 का कटिंग हो रहा है उसको भी आपको बचाना है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, मार्क्स मैनेजमेंट, बोथ द थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इतने ही क्वेश्चंस करो जिसके बारे में आपको पता है कि इसके बारे में मैंने कहीं ना कहीं तो सुना था या मुझे मालूम है, इसके बारे में बिल्कुल ही नहीं श्योरिटी है उस क्वेश्चन को आप प्लीज छोड़ दीजिए। यहाँ पे कोई मतलब जरूरी नहीं है कि आपके 100 के 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, लेकिन एकदम ही आप 80, 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ये तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। जबकि कोई स्टूडेंट्स है जो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के साथ देखते हैं और उनको लगता है कि नहीं हम मतलब हम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और हमको 60 आ जाएंगे, तो इतने ज्यादा जैसे कोई सीए है, सीएस है, जिनके मतलब ये एक्चुअली स्पीकिंग उनके एक्सपीरियंसेस ही है, जिससे मुझे समझ में आता है कि कोई बच्चे इतने कैलकुलेशन के साथ जाते हैं कि भाई मुझे 60, 62 मिले, क्योंकि सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए हम एनआईएसएम सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, या कहीं भी एज अ रिसर्च एनालिस्ट काम करने के लिए एनआईएसएम सर्टिफिकेट ही रिक्वायर्ड है। वहां पे कहीं भी परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है कि मुझे 80% आए, 90% आए, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ काइंड ऑफ अ प्रोफेसर वे यू आर टीचिंग इक्विटी रिसर्च और समथिंग। तो अगर कहीं पे कंपलसरी किया है कि आपको एनआईएसएम एग्जाम रिसर्च एनालिस्ट देनी है, तो कहीं कहीं क्राइटेरिया होता है कि जो प्रोफेसर पढ़ाएंगे उनको 75 या 80% अबव आने चाहिए। तो आप पासिंग का देख के चलिए, इतना ही काफी है, मतलब पासिंग करिए, आप अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा डेफिनेटली, लेकिन उसका स्ट्रेस
मत लीजिए और जितने क्वेश्चंस इजीली आप कर सकते हैं उतना कीजिए। तो अभी आपने देखा होगा इवन ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम भी आपने इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं, तो पूरा पेपर कभी भी डिफिकल्ट नहीं रहता है। रेयर केस में ऐसा होता है कि 100 मार्क का पेपर डिफिकल्ट आ गया, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, 20 क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी रहते हैं, 60 क्वेश्चन जो रहते हैं मॉडरेट रहते हैं, और 20 क्वेश्चन जो रहते हैं वो डिफिकल्ट रहते हैं। तो यहाँ पे भी मैं पकड़ के चल रही हूँ अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन आपको हो सकते हैं कि बहुत डिफिकल्ट आए, लेकिन यहाँ पे भी आप थोड़ा मैनेजमेंट करके, थोड़ा सा लॉजिकली सोच के आप और थोड़ा अपने आप को पुश करके 90 to 92 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा मतलब ये बढ़ रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन एग्जाम प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि उसी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पास हुए। फिर शायद आपको वही याद आएगा कि जो मैंने बोली हुई थी चीजें, आपको वहां कहीं कहीं जो है वो हेल्प हो रही है। तो यस, आप न्यूमेरिकल इक्वेशंस अटेम्प्ट करेंगे, आप केस स्टडी के क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आप थियोरी क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, इतना आपका आपकी ग्रिप जो है आपकी न्यूमेरिकल और केस स्टडी पे आनी चाहिए, मतलब फास्ट जो है आप करोगे। जितने क्वेश्चंस आप एग्जाम में आ रहे हैं फटाफट, जो 100 क्वेश्चंस आपके आंख के नजर से, मतलब नजर के सामने से बोलते हैं ना, वैसे चले जाने चाहिए। ऑल 100 क्वेश्चंस जो नहीं आ रहे हैं उसको मार्क एज अनरीड करके रख दीजिए, और जैसे हम क्वेश्चन पेपर एग्जाम में चेक करते थे वैसे मार्कर अनरीड को वापस से आप रिविजिट कीजिए और उसको एक बार वापस से चेक कर लीजिए। तो जहां पे आपको वापस चेकिंग की जरूरत है वो हो जाएगी। सारे 100 क्वेश्चंस जो है आपको लेकिन देखने जरूरी है। कैलकुलेशन क्वेश्चन के टाइम पे, मतलब जब भी आप घर में प्रैक्टिस करो, तभी जो है आप आपका जो रेगुलर कैलकुलेटर आता था ना कॉलेज में, जब हम यूज करते थे, उस कैलकुलेटर को ही यूज करो। मतलब मोबाइल बिल्कुल ही यूज नहीं करना है घर में भी अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। नॉट टू यूज योर मोबाइल, बिकॉज आपका नंबर के ऊपर जो है, मतलब जो बटन्स है, जो कीज होती है कैलकुलेटर की, उसके ऊपर आपका हाथ अच्छे से बैठना चाहिए। ना ही आप लैपटॉप वाला जो कैलकुलेटर होता है उसको यूज करो, ना ही एक्सेल शीट यूज करने की जरूरत है, क्योंकि रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम के लिए एक्सेल शीट की रिक्वायरमेंट या एक्सेल पे कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। तो इसके लिए आप जो कैलकुलेशन करेंगे या रेगुलर कैलकुलेटर पे कीजिए। दो कैलकुलेशंस ऐसे आते हैं जो जिसके लिए आपको शायद साइंटिफिक कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है या पड़ती ही है। मतलब उसमें से एक क्वेश्चन होता है CAGR कैलकुलेशन का, और एक होता है प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन का, जिसमें रेस टू वाला फंक्शन जो है वो यूज करना होता है। तो उसको कैसे यूज करना है, और वो कभी कभी वो यूज होगा, और कैसे आपको स्क्रीन बेस्ड कैलकुलेटर जो है, जहाँ जो जिसका एक्सेस आपको मिल जाता है एग्जाम में, तो वो आपको जो है उसका मैंने प्रैक्टिस जो है वो दी हुई है, मतलब कोर्स में ही उसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। स्टूडेंट डाउट सेक्शन में आप वहां पे देख सकते हैं। तो मैंने बताया कि स्क्रीन बेस्ड कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, और कैसे रेस टू वाले जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना है। तो बस प्रैक्टिस जब भी आपकी करें होगी तभी सिंपल कैलकुलेटर पे होगी, सारी तैयारी जो है आप सिंपल कैलकुलेटर पे ही करेंगे। कोई भी वीडियो जो है आप यहाँ पे मिस नहीं करेंगे जितना हो सकता है। और एग्जाम जाने के 2 या 3 दिन पहले, जैसे आपका मॉक टेस्ट पढ़ के हो चुका है, सब कुछ हो गया है, अभी आपको लग रहा है कि वापस से वर्कबुक आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वर्कबुक पढ़ना भी मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। आप वर्कबुक का इंपॉर्टेंस जो है मैं कम नहीं कर रही हूँ, NISM का वर्कबुक भी इंपॉर्टेंट ही है पढ़ना। तो उसको भी आप एक बार पढ़ लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारी वीडियोज मेरे वापस से देखो या मॉक टेस्ट करो। आप जितनी बार चाहिए देख सकते हैं, लेकिन शायद इतना वक्त नहीं मिलेगा। तो वो टाइम पे मैं सजेस्ट करती हूँ कि जो वन लाइनर्स हमने दिए हैं, 6 PDF है वन लाइनर की, तो उसको एक बार देख लीजिए। उसको मेरे हिसाब से शायद आप डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो एग्जाम जाने के दिन तक अगर आपको पढ़ना होगा तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं। और थियोरी क्वेश्चन जो है उसकी प्रिपरेशन विद दैट वन लाइनर आपकी होने वाली है। तो इसके लिए वन लाइनर्स भी पढ़ लीजिए। और सेबी रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कुछ क्वेरीज मतलब जो आई थी, मतलब जो मुझे लगा था, क्योंकि जब तक मेरा सिविल रजिस्ट्रेशन खुद का नहीं हुआ था तब तक मैंने वो जो चैप्टर नंबर 13 है उसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो इतनी डिटेल में कवर नहीं किए थे। तो वो वाला जो वीडियो है वो भी आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसको फिर बाद में हमने अपडेट किया है। जैसे भी वर्कबुक अपडेट होता है वैसे यूजुअली चेंजेस जो है चैप्टर नंबर 13 में आते हैं, क्योंकि वो रेगुलेटरी एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो उस चैप्टर के जो भी वीडियोस है उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। कुछ क्वेरी होगी तो एज आई सेड आई एम अवेलेबल बिटवीन 8
टू सॉरी 5 to 6, 6:30 इन द इवनिंग, एक्सेप्ट ऑन संडेज, क्योंकि दैट इज अ फैमिली टाइम। तो उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके जो भी क्वेरी होगी उसको आंसर करूंगी। तो ये हो गया अपना एग्जाम प्लान। एग्जाम के लिए एक स्टूडेंट माइंडसेट से ही आप इस एग्जाम को अप्रोच करोगे। मैं एक प्रोफेशनल हूँ, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये कोर्स लिया हुआ है, उनको टाइम नहीं मिलता है, या हम मतलब बस इतना सा करके चले जाएंगे तो चलेगा क्या। मुझे लगता है कि रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इस एग्जाम को इतना लाइटली हम नहीं ले सकते। इवन पीएमएस का जो लेवल 2 है, दैट मीन्स बी, जो मैनेजर्स के लिए है, फंड मैनेजर्स के लिए, वो एग्जाम को भी आप इतना लाइटली नहीं ले सकते। और फिर और एक एग्जाम है जिसका नाम है मर्चेंट बैंकर्स, वो एग्जाम को भी इतना लाइटली नहीं ले सकते। तो लेकिन मर्चेंट बैंकर एग्जाम कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड है, और ये एग्जाम जो है वो प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों का मिक्सचर है। तो मुझे लगता है इस एग्जाम को बहुत ज्यादा लाइटली मत लीजिए, और एक बार प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके, जो लेवल मैंने बोला है जैसे 90% एंड अबाउ जो है हमारे मॉक टेस्ट में आना, वो लेवल को आप रीच करने के बाद ही आप अपने जो एग्जाम है वो बुक करें। अगर आपकी एग्जाम बुक की हुई होगी, मतलब से आपने कोई एक डेट पे बुक किया, और अगर आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो 4 दिन पहले जो है आप एक बार, आपको मौका मिलता है कि आप आपके एग्जाम पोस्टपोन कर सकते हैं। इट इज ओनली फॉर वन टाइम। तो वो आप करके आपका जो पैसा है, मतलब जो एग्जाम के लिए फीस दी हुई है, वो आपको बचा सकते हैं, और ज्यादा प्रिसाइजली, ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर होकर जो है आप एग्जाम फेस कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट।